कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ये कह सकते हो ये रीयूजेबल कोड होता है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने एक स्पेसिफिक कोड बनाया और उसको मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब मैं जब चाहूँ मैं उस फंक्शन के थ्रू जो है वो उस कोड को यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस को? फंक्शंस को यूज़ करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई सारे उसके जो है वो वजह है उसको यूज़ करने की। पहला तो ये है कि आपका कोड जो है वो स्मॉलर हो जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर हम अपने कोड को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? और रीडेबल होता है, रीयूजेबल होता है, ईज़ी टू मेंटेन होता है। ये इसके कुछ जो है वो यूज़ केसेस हैं कि आपको क्यों फंक्शन को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, किस तरीके से हम जो है वो एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे और कॉल करेंगे? 2 चीज़ होती हैं, एक होता है फंक्शन क्रिएशन और एक होती है फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन क्रिएशन क्या होता है? जहाँ पर हम फंक्शन का कोड लिखते हैं कि ये मेरा फंक्शन है और फंक्शन कॉल वो होता है जहाँ पर मैं उस फंक्शन को यूज़ करता हूँ। ठीक है? ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट किस तरीके से होगा? डीईएफ डेफ कीवर्ड के थ्रू ये इसका अगर फॉर्म आप जो इसका फुल फॉर्म है वो है डिफाइन। ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा होता है। तो इसके थ्रू ये कीवर्ड है, इसके थ्रू जो है वो मैं एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। मैंने फंक्शन का नाम दिया। क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले डेफ का कीवर्ड, स्पेस, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस यानी आपके पास राउंड ब्रैकेट्स और कॉलन। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन का कोड। तो ये जो है वो आपके पास कहलाता है एक फंक्शन क्रिएट करने का, फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका। ठीक है? फंक्शन को कॉल किस तरीके से करेंगे? सिंपल आपने फंक्शन का नाम लिखा और उसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, इससे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन को कॉल और क्रिएट करने का, ठीक है? तो अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर जो है वो कुछ लाइन्स और ऐड कर देता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके फंक्शन के अंदर जो है वो सिर्फ़ एक ही लाइन हो, एक ही स्टेटमेंट हो। आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, आप उसके अंदर जो है वो मल्टीपल काम जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हो। ये जो है वो मैंने ये सारी चीज़ें जैसे ये मैंने फंक्शन ये मेरा हो गया फंक्शन क्रिएट, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, तो इस फंक्शन के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स ली थी वो सारी एग्ज़ीक्यूट हो गई। ये 3 स्टेटमेंट्स थी वो तीनों एग्ज़ीक्यूट होकर आ गई। अच्छा, वही चीज़ आपको कंडीशंस के अंदर बताई थी इंडेंटेशन कि अगर आपने इसको सही से फॉर्मेट नहीं किया हुआ है तो आपके कोड के साथ जो है वो क्या मसला होगा। लेट्स सपोज़ यहाँ से इसका टैब जो है वो मैं खत्म कर देता हूँ, इसको पीछे ले आता हूँ। अब देखना क्या होगा। ये प्रिंट हो गया क्यों? ये अब फंक्शन का पार्ट ही नहीं रहा, ये फंक्शन से हट गया। अब मैं जैसे इसको कॉल करूंगा, फंक्शन के अंदर क्या है सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये चीज़ का जो है वो हमें ख्याल रखना होता है फंक्शंस बनाते हुए भी कि फंक्शन का जो मेरा पूरा कोड है वो इंडेंट हुआ हुआ हो यानी उससे पहले जो है वो स्पेस और टैब जो है वो दिया हुआ हो। उसके बाद आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आप बोलो उसको पैरामीटर्स बोलो, दोनों नाम जो है वो सेम ही है, दोनों एक ही मीनिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फंक्शंस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स यूज करते हैं ताकि हम फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर सकें। ठीक है, मैं फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर सकूं और उसको मैं ये बता सकूं कि भाई ये वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के अंदर आएगी जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बनाया है ग्रीट नेम के नाम से और पैरामीटर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है आपके पास कि आप जो है वो पैरामीटर के लिए हम उसका नाम लिख देते हैं, एक वेरिएबल मैं उसकी जगह जो है वो लिख देता हूँ कि जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट हेलो और आगे जो है वो मैंने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया।
अपने स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पर मैंने उसको जो है वो कॉल किया है। यहाँ पर कहलाता है ये वेरिएबल पासिंग कहलाती है, ये आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है फंक्शन के अंदर। जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपने वैल्यू को जो मुझे उसके अंदर पास करनी है, जो पैरामीटर के अंदर मुझे पास करनी है, वो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ पर मेरे पास उसने हेलो एलिस करके जो है वो प्रिंट कर दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट हो, एक ही पैरामीटर हो, मैं मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने एज का एक पैरामीटर लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख दी। ओके, सॉरी गाइस। ओके, यहाँ मैंने जो है वो उसको बता दिया, और ठीक है, अब मैं इसको जैसे, तो ये मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अभी इसने एरर दे दिया है क्योंकि मैंने इसको दिए हैं 2 पैरामीटर्स, लेकिन मैंने वैल्यू पास की है सिर्फ एक पैरामीटर की। तो अगर आप गौर से देखोगे तो एरर बता भी रहे मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज, एक जो है वो आर्ग्यूमेंट जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर मैं उसको पास कर दूंगा कॉमा के साथ एज। ठीक है, हाँ, असल में हमने उसको क्योंकि कंकैटिनेट किया है तो इसलिए मुझे इसको स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो वो इस तरीके जो है वो हम मल्टीपल पैरामीटर्स को भी ले सकते हैं। इसको हम फर्दर जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, नीचे इसका जो है पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारे पास ये चीज है कि इसके अंदर मैं नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स जो है वो अपने फंक्शन के अंदर पास कर सकता हूं। मुझे हर एक के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है अलग से वेरिएबल्स, बल्कि मैं एक वेरिएबल बताता हूं, ठीक है, और उससे पहले हम लगा देते हैं स्टैटिक साइन। ये बताता है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट है, यानी ये मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को जो है वो एक्सेप्ट करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये वही काम हो रहा है। अच्छा, ये होगा क्या, एक चीज हम करते हैं कि पहले यहाँ पर इसकी टाइप को भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसकी टाइप की। ठीक है, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, नेम्स को, एंड उसके बाद नेम की टाइप्स को। यहाँ पर मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स उसको जो है वो पास कर दिए, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो कॉमा सेपरेटेड हमने पास की हैं। ये आ गई सारी वैल्यूज, और जो ये आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट है इसकी डेटा टाइप क्या है, ये आ गई है टपल। ना ही ये लिस्ट है ना ही डिक्शनरी है, ये है टपल है। तो अब हमें ये पता चल गया जो टपल का हमने जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो इम्प्लीमेंट देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया है बाय डिफॉल्ट। जो आपके पास आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो टपल होते हैं। हाँ, आप चाहो तो उसको जो है वो फिर हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप उसको कन्वर्ट करो। हाँ, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लूप चला के, जिस तरीके से हम टपल के अंदर लूप यूज कर रहे थे, एंड उसकी वैल्यूज को जो है वो हमने प्रिंट किया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि मैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अपने जब आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा होता हूँ फंक्शन को कॉल करते हुए, तो
की के साथ उसकी वैल्यू देता हूँ। यानी जो कीवर्ड है ऊपर, जो मैंने जिस नाम से उसको डिफाइन किया है पैरामीटर को, वो और उसके आगे उसकी वैल्यू, इस तरीके से हम देते हैं। अभी तक हमने किस तरीके से किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तक हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड लिख रहे थे। हम वो बता नहीं रहे थे कि ये वैल्यू नेम है या एज है, वो खुद जाके, यानी ये फर्स्ट वैल्यू है तो वो फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड वैल्यू तो सेकंड पैरामीटर, इस तरीके से चल रहा था काम। लेकिन कीवर्ड के अंदर क्या होगा, हम उसको आगे पीछे कर दें, कोई इशू नहीं है, हम उसको नाम से बता रहे हैं कि नेम इसका ये है, लोकेशन इसकी ये है, ये रहा मेरा फंक्शन, हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये इसके जो है पूरा का पूरा आ गया हमारे पास आउटपुट। जिस तरीके से हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स थे, तो उसी तरीके से हमारे पास आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्टैटिक। उसके लिए हम डबल स्टैटिक यूज करेंगे। और यहां पर अब आपको इस कोड को देखते साथ ही ये समझ जाना चाहिए कि जो डिटेल्स है इसकी डेटा टाइप क्या होगी। मैं ये चैट के अंदर ही मैं पूछता हूं कि ये जो डिटेल्स है आपके हिसाब से इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये की एंड वैल्यू पेयर के अंदर आ रहा है, तो ये हमेशा जो है वो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, डिक्शनरी होगी। तो अब वही सारे काम जो डिक्शनरी के ऊपर हो रहे थे, आपको पता है अब ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आप कर सकते हो, जो कि हमने आर्बिट्रेरी बनाए हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने इसको जो है वो पास कर दिया। अच्छा, अब हम पूरी की पूरी लिस्ट को भी पास कर सकते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये चीज आ गई हमारे पास। इसी तरीके से पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, यू कैन पास अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। अभी तक हम सिंपल वैल्यूज को पास कर रहे थे, हम पूरी पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया है प्रिंट नंबर्स के नाम से, सिंपल जो है वो नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको, और मैंने नंबर्स क्या पास किए हैं, पूरी की पूरी एक लिस्ट पास कर दी है। ये आ गया। जिस तरीके से लिस्ट पास की है उसी तरीके से हम डिक्शनरी, उसी तरीके से हम टपल्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिटर्न वैल्यू। अभी तक हम तो सिर्फ फंक्शन के अंदर काम कर रहे थे, फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं दे रहा था, वापस नहीं दे रहा था। रिटर्न वैल्यू क्या होती है कि फंक्शन जो है वो हमें कोई वैल्यू को रिटर्न करके देता है। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि मैंने स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन बनाया है, जो कि एक वेरिएबल मेरे से ले रहा है, यानी एक वैल्यू इनपुट लेगा। ठीक है, एक वैल्यू जो है वो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। वो करेगा क्या कि इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा। इसको दो, इसके लिखने के दो तरीके हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट होती है ना, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रिटर्न और उसके आगे वो स्टेटमेंट लिख देते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंने कहा प्रिंट, यहां पर मैंने लिख दिया फंक्शन टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ये आ गई एक स्टेटमेंट मैंने दे दी। एंड मैंने कहा इंटीजर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 2 एंड रिटर्न स्क्वायर। ठीक है, ये वही काम है जो मैं एक लाइन के अंदर कर रहा था। यहाँ पर मैंने इसको, ये वो काम है जो दो लाइन के अंदर हो गया। ये तो दो लाइन वाला काम है, वो हम सिंपल एक लाइन के अंदर भी कर सकते थे। अगर आपको मल्टीपल करना है तो मैंने आपको वो तरीका बताया है कि इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। जब इसको मैंने कॉल किया फंक्शन को, मैंने इसको वैल्यू पास की है 4। ये क्या करेगा, इसका स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया। तो स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, इसका 16। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का, कि अगर मुझे अपने फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना है तो वो किस तरीके से होगा। तो वो जो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूं।
ठीक है। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ वेलकम। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ नेम और इक्वल टू गेस्ट। ठीक है, ये हो गया। और अब जब मैं इसको कॉल करूंगा इस फंक्शन को वेलकम, ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अभी मैंने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो मैंने उसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया है वो उसको यूज कर लेगा। लेकिन अगर मैं उसको डिफाइन कर देता हूं, कोई वैल्यू बता देता हूं, जैसे लेट्स सपोज मैंने कहा, तो अब क्या होगा, अब वो डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं गेट करेगा, जो मैंने उसको वैल्यू पास की है वो उसको यूज करेगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का, कि अगर आप को चॉइस रखनी है कि कभी वैल्यू तो आएगी कभी नहीं आएगी, और अगर वैल्यू कोई पास नहीं करता है तो क्या करे, तो हम जो है वो इस तरीके से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स के अंदर स्कोप्स का, क्योंकि फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस के अंदर जो है वो ये ज्यादा रिलेट करता है कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर दो स्कोप्स होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है कि वो वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है वो लोकल स्कोप वाला फंक्शन होता है, यानी जो उस वेरिएबल का स्कोप है उसकी जो वो लोकल है, वो उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, उस फंक्शन से बाहर जो है वो वेरिएबल नहीं चलेगा। उसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल के नाम से वेरिएबल बनाया है और यहाँ पर उसको हमने कॉल किया है, अभी कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो आपके पास अनकमेंट कर रहा हूँ, मैं इस लोकल वेरिएबल को जो कि इस फंक्शन के अंदर बना हुआ था इसको बाहर एक्सेस कर रहा हूं, फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पर क्या आ गया कि लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, उसको पता ही नहीं है कि ये इस नाम का कोई वेरिएबल है या ये कहां पर है। क्यों, ये वेरिएबल मेरे एक फंक्शन के अंदर था, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, और यहाँ पर जो पूरे प्रोग्राम के अंदर जो आपका वेरिएबल चल रहा होगा वो ग्लोबल कहलाता है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को आप ग्लोबली इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, ग्लोबल स्कोप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास वो होता है जो कि फंक्शन या किसी ब्लॉक के बाहर होता है, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और उसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी तो यूज कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया और उसको एक फंक्शन के अंदर यूज किया, और फंक्शन के अंदर यूज करने के बाद उसको फंक्शन के बाहर भी यूज किए, तो इससे कोई मैटर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ यूज करते हो। अच्छा, अब ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड एक छोटा सा काम है, वो ये कि अगर एक ग्लोबल वेरिएबल उसकी वैल्यू को मुझे फंक्शन के अंदर चेंज करना है या उसी नाम से जो है वो मुझे कोई काम करना है, तो वो किस तरीके से होगा। देखो, अगर एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसी सेम नाम से मेरा एक लोकल वेरिएबल भी बना हुआ है, ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल होता है वो हमेशा जो है वो उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो ज्यादा होती है, यानी जब फंक्शन मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो इसको लोकल वेरिएबल, यहाँ पर वो इसको लोकल वेरिएबल ही लेगा, उसको ग्लोबल वेरिएबल नहीं कंसिडर करेगा। क्यों, जो लोकल वेरिएबल की प्रेसिडेंस होती है वो ज्यादा होती है और ग्लोबल की कम होती है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, इनसाइड फंक्शन जब मैंने एक्सेस किया, क्योंकि यहाँ पर उस नेम से मेरे पास वेरिएबल एग्जिस्ट करता था, तो उसने जो है वो उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये नहीं होता तो जाहिर है फिर तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल वेरिएबल ही देता। लेकिन अगर उसी नेम से, उसी वेरिएबल के नेम से, जिस नेम से मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, अगर मैं लोकल वेरिएबल बनाता हूं तो हमेशा प्रायोरिटी जो है वो लोकल वेरिएबल की होगी उस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और आउटसाइड तो हमेशा आपके पास ग्लोबल वेरिएबल ही एक्सेस होगा। आउटसाइड के लिए आपके पास लोकल वेरिएबल का कोई चांस ही नहीं है कि आप एक लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर जो है वो उसी नेम से जो है वो एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर
मुझे फंक्शन के अंदर अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो वो किस तरीके से होगा? ये आ गया मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल और मैं फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा ये कि अपने फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल से पहले लिखूँगा ग्लोबल, ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करूँगा। अब ये मेरे फंक्शन को बताएगा कि ये जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है इस फंक्शन के अंदर, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि लोकल वेरिएबल। ठीक है? अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने उसको कि अब जब भी ये ग्लोबल वेरिएबल वाला यूज़ होगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, नेम कर देता हूँ। ठीक है? अब जब भी मैं इस नेम वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूँगा, ये इसको हमेशा ग्लोबल वेरिएबल ही कंसीडर करेगा। और मैंने यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया, तो ये मॉडिफाई इसने लोकल वेरिएबल को नहीं किया, बल्कि इस ग्लोबल वेरिएबल को किया है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अब ये आई एम ग्लोबल प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि आई एम मॉडिफाइड वाली जो है वो लाइन प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फंक्शन से रिलेटेड। इसको आप जो है वो फर्दर डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी कर सकते हो। आपके पास जो है कई सारी रिसोर्सेज हैं, आप इसको जितना इनके ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है पूछ सकता है, फिर हम जो है वो लास्ट हमारे 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको जो है वो वाइंड अप करेंगे। अच्छा, एक सवाल आया कि क्या पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग्स होंगी? नहीं, स्ट्रिंग होना ज़रूरी नहीं है, आप उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हो, जो भी डेटा टाइप है उसकी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफ, डेफ है आपके पास कीवर्ड है, डिफाइन इसका जो है वो मतलब है डिफाइन करना फंक्शन को, ये कीवर्ड है, ये फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इंट पैरामीटर, हाँ, जब आपने इंट पैरामीटर लिया है तो उसके लिए टाइप कास्ट आपको जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप उसको जो है वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हो, उसके ऊपर आपको इंटीजर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा उसको। ओके, लास्ट हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नहीं, यहाँ पर जो है वो नल पैरामीटर या वॉइड के हवाले से जो है वो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, जिस तरीके से हम सी या सी प्लस प्लस के अंदर कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको जो है वो हम देख लेते हैं। आसान है, छोटे से टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, आप इसको जो है वो खुद एक्सप्लोर करोगे। पाइथन के अंदर डेट टाइम के ऊपर जो है वो हम किस तरीके से काम करेंगे, उसको जो है वो हम थोड़ा-सा मैं आपके सामने उसको डेमोंस्ट्रेट करूँ कि डेट टाइम्स के ऊपर जो है वो हम किस तरीके से पाइथन में काम करते हैं। अगर पाइथन के अंदर मुझे डेट टाइम को यूज़ करना है, डेट टाइम एक साथ करो, डेट और टाइम अलग-अलग मर्ज़ी है, ठीक है? तो उसके लिए एक लाइब्रेरी यानी पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर, अगर आपको डेट टाइम को यूज़ करना है, वो है फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। ये डेट टाइम जो है ये लाइब्रेरी है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो पाइथन अपने साथ कई सारी लाइब्रेरीज़ को लेकर आता है, जिसके अंदर डेट टाइम है एंड आपके पास कई सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है? आप उसको जाके सर्च करते हो कि पाइथन के अंदर जो वो कितनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं। तो और डिपेंड करता है आप जिस फील्ड के ऊपर जाओगे, वहाँ पर आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज़ यूज़ कर सकते हो। तो डेट टाइम की लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली इस नाम से, ठीक है? फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। अब मेरे पास ये लाइब्रेरी आ गई। डेट किस तरीके से यूज़ करूँगा? करंट डेट टाइम हम देख लेते हैं किस तरीके से होगी। डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है? मैंने इसको वेरिएबल में असाइन कर दिया। ये मुझे रिटर्न करेगा करंट डेट टाइम, ठीक है? सबसे पहले मैं इसको एग्ज़ीक्यूट कर लेता हूँ ताकि ये इंपोर्ट हो जाए मेरे पास। ये इंपोर्ट हो गई। देन अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो मेरे सिस्टम की जो करंट डेट टाइम है वो आ जाएगा। अब आप इसका पूरा फॉर्मेट देखो। ईयर, मंथ, ईयर, मंथ, डे, पर आवर, मिनट, सेकंड और ये आपके पास फिर मिली सेकेंड्स। इस तरीके से जो है वो इस पूरे फॉर्मेट के अंदर आपको ये डेट रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास एक डेट टाइम के अंदर एक मेथड है strf टाइम के नाम से।
ये स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम आप इसको कह सकते हो, या जो आपका टाइम होता है, जो आपके पास डेट टाइम है, इसको एक रीडेबल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है? वो फॉर्मेट्स क्या है, यहाँ पर देखो मैंने कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर लिखे हैं। एक है %y, %m। %y क्या करेगा, ईयर को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एज अ डेसिमल नंबर, ठीक है? %m मंथ को, %d डे ऑफ द मंथ को, %H आवर्स को 24 आवर्स के फॉर्मेट के अंदर। इसी तरीके से %M जो है वो मिनट्स को करेगा, %S जो है वो सेकंड्स को करेगा। तो इसको हम जो है वो रन करके देख लेते हैं, आप इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो खुद। इस तरीके से अब जो है ये मेरे पास पूरा फॉर्मेटेड आ गया, ठीक है? इस तरीके से आप जो है वो डेट को फॉर्मेट कर सकते हो। डेट फॉर्मेशन से रिलेटेड आप जो है वो सर्च करोगे तो आपको कई सारी रिसोर्सेज, आपको रेफरेंसेस जो है वो मिलेंगे, आप उसको स्टडी करके इसको देख सकते हो कि आप किस तरीके से जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर हम और क्या-क्या काम कर सकते हैं, मैं एक स्पेसिफिक डेट अपनी क्रिएट कर सकता हूँ। अभी तक मैं करंट डेट यूज़ कर रहा था। स्पेसिफिक डेट किस तरीके से क्रिएट होगी, मैंने बताया कि ये ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा तो ये देखो मेरे पास प्रिंट हो गई। इसी तरीके से दो डेट्स के दरमियान अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो वो किस तरीके से होगा, डेट 2 माइनस डेट 1, आपके पास जो है वो डेट का डिफरेंस आ जाएगा। दो डेट्स क्रिएट की और उन दो के दरमियान आप जब डिफरेंस निकालोगे तो देखो डिफरेंस वो ऑटोमेटिकली खुद दे रहा है कि कितनी क्या डिफरेंस है, 14 डेज का डिफरेंस है, टाइम का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? टाइम का डिफरेंस वो नहीं बता रहा। इसी तरीके से एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टाइम, अगर आपको टाइम जो है वो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए डेट टाइम की लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे पास एक और मेथड होता है टाइम डेल्टा का, उसको जो है वो हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक डेट वही हमने जो स्टार्ट के अंदर डिफाइन की थी वही है। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ प्लस डे 5 डेज एंड 5 आवर्स जो है वो ऐड कर दे, ठीक है? ये प्लस का साइन बता रहा है कि मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से माइनस कर देगा, तो ये इसको जो है वो माइनस कर देगा, ये इसको प्लस कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको ओरिजिनल डेट जो है हमारे पास वो भी लिख देता हूँ, स्पेसिफिक डेट जो बाय डिफॉल्ट है वो हमारे पास ये थी, एंड उसके अंदर किस तरीके से हम जो है वो ऐड कर, जो स्पेसिफिक डेट थी वो ये थी 2023-15, ठीक है? 5 डेज ऐड हुआ, डे चेंज हो गया 20 हो गया, आवर्स जो है वो यहाँ पर 12 है, 3 ऐड हुए 15 हो गए। तो इस तरीके से जो है वो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं डेट टाइम वगैरह, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर डेट्स को कंपेयर करना कि अगर डेट 1 जो है वो बड़ी है छोटी है, ये हमको जिस तरीके से हम सारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, सेम वही चीजें जो है वो अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास था डेट टाइम का। इसी तरीके से हमारे पास एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है मैथ की, कि पाइथन के अंदर मैथ के नाम से पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, और उसको आप इंपोर्ट करोगे, उसको आप यूज करने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी स्टेटमेंट इंपोर्ट मैथ करके, और उसके अंदर आपके पास बिल्ट इन मैथ के बिल्ट इन बेशुमार फंक्शंस हैं, सेवरल फंक्शंस हैं जिसको आप जो है वो यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन विदाउट इंपोर्टिंग जो है वो आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये वो हैं जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसके लिए आपको मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट का है, ठीक है? वैल्यू को एब्सोल्यूट करने के लिए है। पावर का एक फंक्शन है, पावर का एक मेथड है, पावर को यूज कर पावर कैलकुलेट करने के लिए। राउंड का है जो कि राउंड कैलकुलेट करता है, यानी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि ये वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक तो ये राउंड ऑफ कर देगा। इसी तरीके से एक आप उसको टपल दे देते हो, वो उसमें से जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकता है, ठीक है? सम का एक मेथड बना हुआ है जिसको आप जो है वो यूज कर सकते हो। तो अब मैथ के मॉड्यूल का काम क्या है? मैथ का मॉड्यूल जो है वो हम यूज करते हैं, उसके अंदर कई सारे हमारे पास एडवांस मैथ के फंक्शंस हैं।
उसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले इम्पोर्ट किया और उसके बाद आपने मैथ डॉट उसके बाद फ़ंक्शन का नाम और आगे जो है वो उसको कॉल कर देते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर साइन, कॉस, ठीक है? इसी तरीके से मैथ के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको मैथ के मॉड्यूल के अंदर कई सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मिलेंगी बाकायदा कि मैथ डॉट पाई लिखोगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, मैथ डॉट ई लिखोगे तो एक्स्पोनेंशियल की जो यूलर्स नंबर है उसका उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से कई सारे आप लेट्स सपोज़ आप कहते हो कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है वो वैल्यू चाहिए तो आप उसको भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पर आप जाके देखोगे लाइब्रेरी के अंदर तो आपको मिल जाएगा कि इस कांस्टेंट को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन-सी वैल्यू मौजूद है। इसी तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं हम। उसका पूरा एक जो है वो हमारे पास मेथड बना हुआ है मैथ की मॉड्यूल के अंदर। फ्रेंड सीलिंग के फंक्शंस हमारे पास मैथ के मॉड्यूल के अंदर है, इनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये डेट, टाइम एंड मैथ के फंक्शन जो है वो सिर्फ़ आपको फ्लेवर देने के लिए डिस्कस किए हैं। इसको अगर लेट्स सपोज़ अगर किसी को कोई इसके अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है भी नहीं है। बहुत आसान चीज़ें आप इसको जो है वो जाके देखोगे। आप सिंपल फंक्शंस कॉल करने होते हैं, फंक्शंस को यूज़ करना है। सिंपल इसके अंदर जो है वो ये चीज़ होती है। तो यहाँ तक आकर जो है वो हमारे पास पाइथन का जो बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कि इतना आपको आ जाए कि आप जो है वो पाइथन के ऊपर कोड कर सको और लिख सको, वो जो है वो हमने इन 2 दिनों के अंदर कवर करने की जो है वो कोशिश की है। कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे टॉपिक्स हमारे पास ऐसे हैं जो कवर नहीं हो सके होंगे टाइम की वजह से, टाइम लिमिटेशंस भी हमारे पास हैं। तो जितना हमसे हमारे पास टाइम था कोशिश की हम लोगों ने उसको डिलीवर करने की। अगर हमारे पास 5 मिनट हैं उसके बाद जो है वो आपके पास ग्रुप के अंदर जो है वो क्विज़ का लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा एंड उसके बाद जो है वो आपके पास टाइम होगा क्विज़ अटेम्प्ट करने का ऑलमोस्ट 15 मिनट्स आपके पास जो है वो होंगे क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो पूछ सकता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन जो है वो बैकएंड लैंग्वेज है या फ्रंट एंड है। पाइथन जो है वो बैकएंड लैंग्वेज है। पाइथन के ऊपर फ्रंट एंड जो है वो आप नहीं करते हो। एक्सटेंड करने के लिए ट्राई करेंगे। हमारी टीम यहीं पर है, वो देख रही है आपके मैसेजेस। अगर हमें टाइम मिला और ऐसे फ्यूचर के अंदर हुआ तो पाइथन का इससे जो है वो इसका एडवांस वर्जन, इसका एडवांस जो है वो बूट कैंप भी हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास होता है तो हम ज़रूर करेंगे। पाइथन की जीयूआई की क्लासेस, हाँ बिल्कुल। ये भी हो सकता है आप जीयूआई पाइथन के ऊपर बनाते हैं हम स्ट्रीमलिट को यूज़ करते हुए ज़्यादातर, या फिर एचटीएमएल सीएसएस भी जो है वो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट को पाइथन से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? जावास्क्रिप्ट का अपना काम है, पाइथन का अपना काम है। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते।